नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि आपके पास में दो सोलेनोइड्स हैं, इनको आपने पास पास रखा हुआ है। अब ये जो पहली सोलेनोइड है इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं आई, और इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड भी यहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं सोलेनोइड के लिए? सोलेनोइड में जिस डायरेक्शन में करंट होता है उस डायरेक्शन में हम राइट हैंड फिंगर्स को घुमाते हैं, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। तो जिस डायरेक्शन में इसमें करंट है उस डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में करंट है? अगर मैं सामने से देखूंगा इस सोलेनोइड को तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता हुआ दिखाई देगा। तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। यानी कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो लेफ्ट से राइट की तरफ होगा। इस तरीके से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है, इस करंट को मैं I1 बोल देता हूं। यहाँ पे ये पहले वाली जो सोलेनोइड है उसमें फ्लो होने वाला करंट है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? I1। और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसका नाम रख दिया हमने B1। ठीक है, अब मान लो कि ये करंट कांस्टेंट है। अगर ये करंट कांस्टेंट है तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी कांस्टेंट रहेगा, और वो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड से, सेकंड वाली सोलेनोइड से पास हो रहा होगा। अब सेकंड सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास हो रहा होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसका फॉर्मूला होगा n मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, n2 बोल देता हूं इसको। पहले वाली सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स n1 मान लो, दूसरी में n2, तो इसके नंबर ऑफ टर्न्स लेने हैं आपको। तो n2 मैग्नेटिक फील्ड जो इसको मिल रहा है वो है B1 डॉट ए मतलब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो आप एक चीज नोटिस करो कि अगर ये करंट कांस्टेंट है I1 तो मैग्नेटिक फील्ड B1 कांस्टेंट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड B1 कांस्टेंट है तो सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, ये मैग्नेटिक फील्ड ही ऐसी चीज है जो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर आप इस करंट को कम या ज्यादा करते हो, मान लो आप इस करंट को इंक्रीज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? करंट I1 को इंक्रीज कर रहे हो, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी इंक्रीज होगा। और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड ही आगे जाके सेकंड सोलेनोइड से पास हो रहा है, तो सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी इंक्रीज हो रहा होगा। आया समझ में? इसका मतलब अगर आप पहली सोलेनोइड में फ्लो होने वाले करंट को चेंज करते हो तो उससे दूसरी वाली सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। और आपको पता है जब भी हम किसी भी कॉइल या सोलेनोइड से पास होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेंगे तो उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ पे एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है जिसको मैं E2 लिख देता हूँ। इसके दोनों एंड्स के बीच में एक यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा जिसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ E2। तो यहाँ पे आपने क्या चीज नोटिस करी कि अगर हम पहली वाली सोलेनोइड में फ्लो होने वाला करंट चेंज करते हैं तो दूसरी सोलेनोइड में एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या बोलते हैं इसको? म्यूचुअल इंडक्शन, जिसमें क्या होगा, हम दो कॉइल्स को पास पास रखेंगे या दो सोलेनोइड्स को पास पास रखेंगे या एक कॉइल एक सोलेनोइड को पास पास रखेंगे और फिर उनमें से किसी एक में फ्लो होने वाले करंट को चेंज करेंगे तो दूसरी सोलेनोइड में या कॉइल में ऑटोमेटिकली अपने आप ही एक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस इसी फिनोमेना का नाम क्या रख दिया हमने? म्यूचुअल इंडक्शन। इसको म्यूचुअल इंडक्शन क्यों बोला? क्योंकि म्यूचुअल का मतलब होता है आपस में। यहाँ पे दोनों सोलेनोइड्स का, दोनों कॉइल्स का आपस में रोल होता है। यहाँ पे भी पहले वाली जो सोलेनोइड है उसमें फ्लो होने वाले करंट को चेंज करेंगे और उससे सेकंड सोलेनोइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा, तो दोनों का ही तो रोल है यहाँ पे, इसलिए इसको बोलते हैं फिनोमेना को म्यूचुअल इंडक्शन। और इंडक्शन वर्ड तब यूज किया जाता है जब आप किसी भी इफेक्ट को एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करते हो बिना किसी कॉन्टेक्ट के। तो यहाँ पे दोनों दूर दूर रखी हुई है लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक ईएमएफ और करंट इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसका नाम है म्यूचुअल इंडक्शन। अब कुछ फॉर्मूले वगैरह देख लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर आप करंट I1 को इंक्रीज करते हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स φ2 इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन कौन? φ2 और I1। तो मैं लिख देता हूं φ2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I1। और जब भी आप ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाते हो आपको पता है कांस्टेंट आता है यहाँ पे, उस कांस्टेंट को यहाँ पे हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या बोलेंगे उसको? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये जो M लिखा हुआ है, M का मतलब होगा यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसको म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स बोलते हैं या सोलेनोइड्स।
म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से, phi2 अपॉन I1। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, आप उल्टा भी कर सकते हो। यहां पे मान लो कि आप सेकंड वाली सोलेनोइड में करंट फ्लो करो और उसको चेंज करो, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो पहले वाली सोलेनोइड से पास होगा। और क्योंकि अगर उस करंट को चेंज करेंगे, सेकंड सोलेनोइड में करंट को चेंज करेंगे, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो भी चेंज होगा और पहले वाली सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब दोनों में से किसी एक में आपको करंट फ्लो करना है और उसको चेंज करना है, तो दूसरी सोलेनोइड में या दूसरी कॉइल में ऑटोमेटिकली एक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी आप फर्स्ट मान सकते हो, कोई भी सेकंड मान सकते हो। अभी ये फर्स्ट है, ये सेकंड अपने लिए, आप इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, क्या फर्क पड़ेगा, एक्टिविटी तो दोनों में ही होगी नहीं। इसलिए तो यहां पे इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, m इक्वल्स टू phi1 अपॉन I2। ये कब यूज करना है फॉर्मूला, जब सेकंड सोलेनोइड में हम करंट फ्लो करेंगे और उससे पहले सोलेनोइड का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो तब ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। अगर पहले सोलेनोइड में करंट फ्लो किया जा रहा है और सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट किया जा रहा है, तो फिर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाना। सेकंड सोलेनोइड में करंट फ्लो करेंगे और पहले वाली सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगा के म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉइल्स के लिए या सोलेनोइड्स के लिए फाइंड करना है। तो ये दोनों फॉर्मूलों से आंसर सेम ही आएगा, आप कोई भी एक फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ये समझ में आ गया दो फॉर्मूले क्यों लिखे हैं। ठीक, अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला तो वही होता है, E इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। जो सेकंड सोलेनोइड है उससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है यहाँ पे phi2, और उसके चेंज होने की जो रेट होगी वो सेकंड सोलेनोइड में प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ के बराबर होगी। E2 बराबर, अब phi2 तो हमको पता है ना किसके बराबर है, mi1 के बराबर है, तो मैं इसको लिख सकता हूं d बाई डी टी, और phi2 को मैंने लिख दिया m इंटू I1। तो बताओ E2 इक्वल टू क्या आएगा, m तो कांस्टेंट होता है कोई भी दो सोलेनोइड्स के लिए, तो m को तो बाहर लिख दो और ये बन जाएगा di1 अपॉन dt। तो ये आ गया अपना फाइनल आंसर। और इस फॉर्मूले से देखो ये पता चल रहा है कि अगर हम पहले वाली सोलेनोइड में फ्लो होने वाले करंट को अगर चेंज नहीं करेंगे, अगर करंट कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो। तो di1 अपॉन dt आएगा जीरो, जीरो इंटू समथिंग जीरो, मतलब दूसरी वाली सोलेनोइड में कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले वाली सोलेनोइड में फ्लो होने वाले करंट को चेंज करते हो, अगर di1 अपॉन dt जीरो नहीं है, मतलब करंट चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो फिर सेकंड सोलेनोइड में ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, आया क्या समझ में। एक डेफिनेशन भी बना लो म्यूचुअल इंडक्टेंस की, जैसे ये वाला फॉर्मूला है, इससे मैं आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ म्यूचुअल इंडक्टेंस की। अगर मैं ये दो सोलेनोइड पास पास रखता हूँ और पहले वाली सोलेनोइड में फ्लो होने वाला करंट रखता हूँ 1 एम्पियर, I1 कितना रखना है 1 एम्पियर, और मान लो इस 1 एम्पियर करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उससे सेकंड सोलेनोइड से जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो मान लो 1 वेबर के बराबर है। किसके बराबर है, 1 वेबर। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने 1 1 कर दी, तो m की वैल्यू क्या आएगी, 1/1 यानी कि 1 आएगी। और इसकी ऐसा यूनिट होती है म्यूचुअल इंडक्टेंस की हेनरी, जैसे सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या है, हेनरी। उसी तरीके से म्यूचुअल इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट भी क्या होती है, हेनरी होती है। तो ये जो दोनों सोलेनोइड्स आपने पास पास रखी हुई है, इनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो कितना आ गया, 1 हेनरी के बराबर आ गया। कब, जब हमने पहले सोलेनोइड में 1 एम्पियर करंट फ्लो किया और उससे दूसरी वाली सोलेनोइड से 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स पास हुआ। तो हम ये बोलेंगे इसकी डेफिनेशन बनाने के लिए कि अगर दो सोलेनोइड हमने पास पास रखी हुई है और उनमें से किसी एक सोलेनोइड में 1 एम्पियर का करंट फ्लो करते हैं और उससे दूसरी वाली जो सोलेनोइड है उसमें 1 वेबर का मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, तो उन दोनों सोलेनोइड्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, 1 हेनरी के बराबर होगा। ये इसकी डेफिनेशन बना दी हमने। इस तरीके से डेफिनेशन बना सकते हो फॉर्मूले से। आया समझ में। ठीक है, चलो फिर आगे, अगर कोई डाउट नहीं है तो, मतलब बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूं मैं। नेक्स्ट टॉपिक है म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कोएक्सियल सोलेनोइड्स। डबल स्टार लगा लो इसके ऊपर, वेरी इंपॉर्टेंट। हम दो कोएक्सियल सोलेनोइड्स के लिए, कोएक्सियल का मतलब क्या होता है, सेम एक्सिस वाली, जैसे एक सिलेंड्रिकल पाइप है उसके ऊपर एक सोलेनोइड लपेट दो,
फिर दूसरा वायर लेके उसी के ऊपर दूसरी सोलेनोइड लपेट दो तो वो बन गई कोएक्सियल सोलेनोइड्स। तो इस टाइप की दो सोलेनोइड्स की हम बात कर रहे हैं और उनके लिए हमको म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखो, यहां पे एक सोलेनोइड हमने दिखा रखी है। मान लो कि इस सोलेनोइड की लेंथ है L और इसके ऊपर हमने ये जैसे सिलेंड्रिकल पाइप है, इसके ऊपर हमने एक वायर लपेटा हुआ है। इस सिलेंड्रिकल पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो है मान लो A। ये जो सोलेनोइड है इसमें हम करंट फ्लो करेंगे और जैसे इसमें करंट फ्लो करेंगे ये सोलेनोइड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ये वाली सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं ड्रॉ कर देता हूं यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको उसकी डायरेक्शन चेक करने के लिए आपको क्या करना है, करंट की डायरेक्शन में, यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है। थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा, यानी कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा वो इस तरीके से लेफ्ट से राइट की तरफ आपको दिखाना है। ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये जो करंट है इस सोलेनोइड में इसको I1 बोल देते हैं और इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसको मैं B1 बोल देता हूं। ठीक है, अब आपने क्या किया, एक दूसरा वायर लिया और उस वायर से इसके ऊपर एक और सोलेनोइड बना दी, मतलब इसी के ऊपर एक दूसरे वायर को लपेट दिया। तो मैं अब सेकंड वायर की बात कर रहा हूं, ये सेकंड वायर हमने लिया है और इसको हमने इसके ऊपर इस तरीके से लपेटा हुआ है जिससे एक और सोलेनोइड फॉर्म हो जाएगी। इस तरीके से ये दो सोलेनोइड हो गए। तो दोनों के लिए क्या चीज सेम है, यहाँ पे दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है और दोनों की लेंथ भी सेम है। ठीक है, ये चीज कॉमन है दोनों के लिए। बाकी दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग होंगे। जैसे ये वाली जो सोलेनोइड है सेकंड वाली, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और ये जो पहले वाली सोलेनोइड है जिसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं इसमें मान लो नंबर ऑफ टर्न्स है N1। तो दोनों में नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये देखो, अगर आपको इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू phi2 अपॉन I1। I1 मतलब पहली वाली सोलेनोइड में फ्लो होने वाला करंट और phi2 मतलब दूसरी वाली सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अगर आप सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट कर लेते हो तो उसको आपको I1 से डिवाइड करना है, उससे अपने पास क्या आएगा, दोनों सोलेनोइड का म्यूचुअल इंडक्टेंस निकल के आ जाएगा। बिल्कुल आसान डेरिवेशन है। ठीक है, तो phi2 कैलकुलेट करना अपना टारगेट है। पहले ये देखो कि जो करंट I1 यहां पे फ्लो किया जा रहा है इस पहले वाली सोलेनोइड में, इससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा B1 वो कितना होगा। पहले B1 को लिख रहा हूं। B1 यानी कि कोई भी सोलेनोइड है उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट Ni। I मतलब पहले वाली सोलेनोइड में फ्लो होने वाला करंट, तो इसको I1 बोल देते हैं। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इन द फर्स्ट सोलेनोइड, इसलिए इसको N1 लिख देते हैं। और आपको पता है ये स्मॉल n क्या चीज होती है, ये बताता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ को, जिसका फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल N बाई L। तो मैं इसको लिख देता हूं N1 बाई L। ये मैंने किसकी जगह लिखा है, स्मॉल n की जगह। स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो स्मॉल n का फॉर्मूला बनेगा कैपिटल N बाई L। N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनोइड और L का मतलब है लेंथ ऑफ द सोलेनोइड। तो इन दोनों का रेशियो होता है स्मॉल n के बराबर। ये आ गया B1 अपने पास में। अब आपको क्या करना है, सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होगा N2 इंटू B1 डॉट A। N2 मतलब सेकंड सोलेनोइड में नंबर ऑफ टर्न्स, B1 मतलब वो मैग्नेटिक फील्ड जो इसके अंदर से पास हो रहा है। तो पहली सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है वो इस सेकंड सोलेनोइड से पास होगा, क्योंकि दोनों सोलेनोइड्स को एक के ऊपर एक लपेटा हुआ है। तो पहली सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी अंदर वो इस सेकंड सोलेनोइड से पास हो रहा होगा, तो B1 आएगा यहाँ पे। डॉट A मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेकंड सोलेनोइड। अब दोनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया तो कॉमन ही है, A ही है, इसलिए मैंने A लिखा है, अदरवाइज A2 लिखता है यहाँ पे। सेकंड सोलेनोइड के लिए बात हो रही है ना, इसलिए। अब ये डॉट प्रोडक्ट जब भी हटाओगे तो क्या आएगा इसकी जगह, कॉस थीटा आएगा। B1 डॉट A क्या होता है, BA कॉस थीटा होता है ना, ऐसे B1 डॉट A कॉस थीटा आएगा। तो थीटा देख लो यहाँ पे कितना है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको दिख रही है, इधर से इधर है, लेफ्ट से राइट। और ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये वाला, इसके लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, तो प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो आप देख रहे हो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों सेम डायरेक्शन में है यहाँ पे, और सेम डायरेक्शन में है तो इनके बीच का एंगल माना जाएगा 0 डिग्री। तो आप इस फॉर्मूले को ओपन करो, इस फॉर्मूले को ओपन कर रहे हैं तो ये आएगा phi2
इक्वल्स टू N2B1 A cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे, ठीक है। N2 इंटू B1 की वैल्यू मैं यहां से उठा के पुट कर रहा हूं, कितना है म्यू नॉट N1 डिवाइडेड बाई L इंटू I इंटू A, ठीक है। I1 आएगा यहाँ पे, ये आ गया अपने पास में phi2। और अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, इस phi2 को I1 से डिवाइड करना होगा। तो इसी ये जो I1 वाली टर्म है ये तो हट जाएगी और बाकी जो बचा वही आपका आंसर है। जैसे म्यू नॉट N1 N2A डिवाइडेड बाई L, ये है अपना म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला। देखो छोटा सा डेरिवेशन है, कोई भी दो कोएक्सियल सोलेनोइड आपको दे रखे हो, उनका म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है म्यू नॉट N1 N2A बाई L के बराबर। और एक और चीज यहाँ पे, अगर इन दोनों सोलेनोइड्स को किसी आयरन की रोड के ऊपर लपेटा हुआ है, इसके अंदर कोई मीडियम है, मतलब एक तो ये अंदर से खाली हो तब तो ये आएगा आंसर, लेकिन अगर इस सोलेनोइड के अंदर कोई आयरन की रोड रखी गई है या कोई मैग्नेटिक मटेरियल आपने रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में म्यू नॉट की जगह क्या आएगा, म्यू आएगा। मतलब उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यहां पे पुट करनी पड़ेगी। तो हम लिख देते हैं फॉर ए मीडियम इनसाइड द सोलेनोइड, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसका फॉर्मूला बन जाएगा म्यू N1 N2A डिवाइडेड बाई L। ये आपका फाइनल आंसर होगा। आया समझ में, क्लियर एकदम। देख लो कोई भी डाउट है तो। देखो कोई भी दो कोएक्सियल सोलेनोइड हैं, उनके लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। फॉर्मूला क्या था, म्यू नॉट N1 N2A बाई L, है ना, ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब ये है कि जैसे दो सोलेनोइड्स को या दो कॉइल्स को आपने पास पास रख दिया, लेकिन वो आपस में कितना कपल्ड है। कपल्ड होने का मतलब ये है कि एक सोलेनोइड का जो मैग्नेटिक फील्ड है, क्या वो कंप्लीटली दूसरी वाली सोलेनोइड को मिल पा रहा है। अगर मिल पा रहा है तो हम बोलेंगे कि इन दोनों का जो कपलिंग है वो मैक्सिमम है, यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसकी वैल्यू मैक्सिमम मानी जाएगी। और अगर पहले वाले सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाले सोलेनोइड को या कॉइल को कंप्लीटली मिल ही नहीं पाएगा, तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग कम है। इससे क्या फर्क पड़ता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से, उससे ये फर्क पड़ेगा कि जो म्यूचुअल इंडक्शन वाली फिनोमेना है वो इसी चीज पे डिपेंड करती है कि दोनों कॉइल्स आपस में या दोनों सोलेनोइड्स आपस में कितना कपल्ड है। सपोज करो कि एक सोलेनोइड है, उसके पास में दूसरी सोलेनोइड आपने रख दी। अब पहले वाली सोलेनोइड जैसे ही करंट फ्लो करेंगे तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, और वो मैग्नेटिक फील्ड जब दूसरी वाली सोलेनोइड से पास होगा तब उसके अंदर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्यों, क्योंकि करंट अगर चेंज करते हैं पहले वाली सोलेनोइड में तो उससे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। अब उसके लिए जरूरी है कि सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा चेंज हो। अगर ज्यादा चेंज होगा तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कम चेंज होगा तो कम ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग से हमको ये पता चलता है कि दोनों जो कॉइल्स या सोलेनोइड्स हैं वो आपस में कितना कपल्ड हैं, और अगर पहली वाली सोलेनोइड का या कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली दूसरी वाली कॉइल या सोलेनोइड को मिल पा रहा होगा, तो उस कंडीशन में मैक्सिमम ईएमएफ दूसरी वाली सोलेनोइड में इंड्यूस हो पाएगा जब पहले वाली सोलेनोइड में या कॉइल में हम करंट को चेंज करेंगे, है ना। तो उसको चेक करने के लिए वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है इसका, K इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 L2, ये इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है। बाकी इसका मीनिंग क्या है या K की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है, मिनिमम कितनी हो सकती है, वो इन डायग्राम से समझते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने दो सोलेनोइड दिखा रखी है, ये पहले वाली सोलेनोइड है, और इसी आयरन बार के ऊपर, मान लो ये कोई आयरन का बार है, इसके ऊपर हमने पहली सोलेनोइड लपेटी हुई है, और इसी सोलेनोइड के ऊपर हमने एक दूसरा वायर लेके दूसरी सोलेनोइड लपेट दी। ये वाली जो सोलेनोइड है इसको हम प्राइमरी बोलेंगे। P का मतलब यहाँ पे प्राइमरी से है, P का मतलब क्या है, प्राइमरी, और S का मतलब है सेकेंडरी। वैसे प्राइमरी सोलेनोइड उसको बोला जाता है जिसमें हम करंट फ्लो करते हैं, और सेकेंडरी सोलेनोइड उसको बोला जाता है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी है, मान लो ये सेकेंडरी है। अब प्राइमरी सोलेनोइड में जैसे ही हम करंट फ्लो करेंगे तो ये एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। और ये मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि दूसरी वाली सोलेनोइड को आपने इसी पहले वाली सोलेनोइड के ऊपर लपेटा हुआ है,
तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दूसरी वाली सोलेनोइड से भी पास होगा, ये कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड दूसरी वाली सोलेनोइड से भी पास हो रहा होगा। इसका मतलब यहाँ पे कपलिंग मैक्सिमम है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो सेकंड सोलेनोइड से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी सोलेनोइड को मिल पा रहा है। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है। ठीक है, दूसरा वाला केस देखो, इसमें हमने पहली वाली जो सोलेनोइड है इसी के पास में दूसरी वाली सोलेनोइड को रखा हुआ है, लेकिन इसको थोड़ा सा दूर रखा है। देखो उसमें तो एक के ऊपर एक लपेटा हुआ था, लेकिन इसको थोड़ा दूर रखा है। अभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये सेकेंडरी सोलेनोइड को मिलेगा तो सही, लेकिन कंप्लीटली नहीं मिल पाएगा। जितना पहले वाले केस में मिल पा रहा है उससे कम मिल पाएगा, क्योंकि ये थोड़ी दूर हो गई। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या है, कम है, 1 से कम होगा, मैक्सिमम वैल्यू से कम होगा। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ना कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की, वो क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, तो 1 से कम रहेगी ये वैल्यू। और थर्ड केस में देखो, थर्ड केस के अंदर क्या होगा, यहाँ पे प्राइमरी सोलेनोइड जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी वो सेकेंडरी सोलेनोइड को मिल ही नहीं पाएगा। रीजन, क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर रखी हुई है, और परपेंडिकुलर रखने से ये मैग्नेटिक फील्ड इससे पास नहीं हो पाएगा, मिनिमम पास होगा, इसके अंदर से ऐसे पास होना चाहिए। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसकी वैल्यू रहेगी मिनिमम, और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0। यानी कि जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग है उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, 0 से लेके 1 तक वेरी करती है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है इसकी, 1 के बराबर होती है। तो ये चीज याद रखनी है। तो इस टॉपिक में बस ये समझना है अपन को कि अगर आपको 2 कॉइल या सोलेनोइड आपको दे रखी हो तो उनमें कब कपलिंग मैक्सिमम होगी, कब मिनिमम होगी। अगर इसमें यही चेक करेंगे, अगर प्राइमरी सोलेनोइड का या कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली सेकेंडरी कॉइल या सोलेनोइड को मिल जाएगा तो हम बोलेंगे कि कपलिंग मैक्सिमम है, और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू क्या मानी जाएगी, मैक्सिमम मानी जाएगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिल पाएगा सेकेंडरी वाली सोलेनोइड को कंप्लीटली, तो उस कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग क्या होगा, कम होगा। ठीक है, बस ये इससे समझना है। आया समझ में ये? देखो इसके बाद में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए पेयर ऑफ एडजेसेंट कॉइल्स हैज ए म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1.5 हेनरी। If the current in one coil changes from 0 to 20 ampere in 0.5 second, what is the change of flux linkage with the other coil? दूसरी वाली जो कॉइल या सोलेनोइड है उससे कितना मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है जी, ये 2 कॉइल्स की बात कर रहे हैं, 2 एडजेसेंट कॉइल्स मतलब बिल्कुल पास पास रखी हुई है, और उनका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, 1.5 हेनरी के बराबर है। कितना है, 1.5 हेनरी के बराबर है। करंट इन वन कॉइल चेंजेस फ्रॉम, यानी कि मान लो पहले वाली कॉइल में करंट है वो चेंज हो रहा है, तो कितने से कितना चेंज हुआ करंट, तो पहले 0 था और बाद में कितना हो गया, पहले मान लो I1 था, पहले वाली जो कॉइल है उसमें करंट I1 एज्यूम कर रहे हैं, तो पहले I1 करंट कितना था 0, और बाद में I1 डैश हो गया, कितना हो गया वो 20 एम्पियर के बराबर हो गया। और टाइम कितना लगा उसमें, इसको dt बोल देते हैं, 0.5 सेकेंड का टाइम लगा। तो ये बोल रहा है कि जो फ्लक्स चेंज हुआ वो कितना हुआ, फ्लक्स में चेंज कितना आया यहाँ पे, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे। पहले तो ये देखो कि यहाँ पे जो फ्लक्स में चेंज आता है वो करंट के साथ में किस तरीके से रिलेट होगा। हमको पता है कि जो सेकेंडरी कॉइल होती है या जो दूसरी वाली कॉइल या सोलेनोइड होती है उसमें जो फ्लक्स चेंज होता है या उससे जो फ्लक्स पास होता है उसका फॉर्मूला होता है phi2 इक्वल्स टू MI1। ये हमने पढ़ा था कि अगर 2 कॉइल्स या सोलेनोइड बिल्कुल पास पास रखी हुई है और पहली कॉइल में या सोलेनोइड में आप I1 करंट पास करते हो तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और सेकेंडरी जो कॉइल होगी या दूसरी वाली जो कॉइल होगी उससे जो मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा वो phi2 बराबर होगा M इंटू I1 के। तो ये वाली चीज हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है। phi2 इक्वल टू क्या होता है, MI1। जब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताया था तब ये चीज मैंने एक्सप्लेन करी थी, phi2 I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल बीच में से हटाते हैं तो ये कांस्टेंट आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं। तो आपको क्या पूछा जा रहा है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो सिंपली आपको यही करना है कि देखो phi2 यहाँ पे I1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब भी हम 2 चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो चेंज कैलकुलेट करते हैं। जैसे मुझे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो ये बराबर होगा M, तो यहाँ पे कांस्टेंट है, ये बराबर होगा डेल्टा I1 के। डेल्टा I1 का मतलब है I1 में
चेंज इन वैल्यू, मतलब I1 की वैल्यू कितनी चेंज हो रही है एक तरह से, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे dt का कोई रोल नहीं है, वैसे dt का कोई रोल नहीं है, आपको सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, सिंपली m की वैल्यू पुट कर दो पहले तो 1.5, और डेल्टा आई का मतलब है फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल करंट हो गया है 20 एम्पियर, इनिशियल करंट है 0, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा 30, और मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है वेबर, वेबर में इसको मेजर करते हैं, तो ये फाइनल आंसर है। dt आपको वैसे ही दे रखा है, एक्स्ट्रा डेटा है क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि आपको सिर्फ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बताना है। क्या बताना है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो आंसर क्या होगा इसका 30 वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स C1 एंड C2 ऑफ रेडियस R1 एंड R2, R1 इज लेस देन R2, डायग्राम में दिखा भी रखा है, R1 की वैल्यू कम है, R2 ज्यादा है, रेस्पेक्टिवली आर केप्ट कोएक्सियली। इनको इस तरीके से रखा हुआ है कि इनकी एक्सिस सेम है, एक्सिस मतलब ये वाली जो लाइन है ना, ये सर्कुलर कॉइल्स है, उनकी एक्सिस होगी ये वाली लाइन, तो ये वाली जो लाइन है ये इनके लिए कॉमन है, मतलब ये कोएक्सियल है। इफ करंट इज पास थ्रू C2 देन फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल्स। तो आपको इन दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करके बताना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। म्यूचुअल इंडक्टेंस जब भी आपको फाइंड करना हो तो मैंने आपको बताया था क्या तरीका होता है, हम दो कॉइल्स को या दो सोलेनोइड्स को पास पास रखते हैं, एक कॉइल या सोलेनोइड में हम करंट फ्लो करते हैं, उससे दूसरी से पास होने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसको कैलकुलेट करते हैं, फिर फ्लक्स को डिवाइड कर देते हैं करंट से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, अपने पास आ जाएगा म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ कॉइल्स और सोलेनोइड्स। तो यहाँ पे आपको दो कॉइल दिखा रखी है, यहाँ पे ये वाली जो कॉइल है बड़ी वाली कॉइल, इसमें हम करंट फ्लो कर रहे हैं, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस छोटी वाली कॉइल के सेंटर से पास हो रहा होगा, और इससे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स भी पास होगा। तो इस बार आपको जो फॉर्मूला यूज करना है म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए, अभी तक तो हम यूज कर रहे थे m इक्वल टू φ2 अपॉन I1, अब थोड़ा उस फॉर्मूले का जो नाम है वो चेंज करेंगे, आंसर वही आएगा। देखो जैसे φ अपॉन I लिखते हैं हम लोग, I क्या होता है, प्राइमरी कॉइल में फ्लो होने वाला करंट। यहाँ पे प्राइमरी किसको मानोगे, सेकंड वाली कॉइल को, तो इसमें जो करंट है उसको मैंने I2 लिख दिया। और मैग्नेटिक फ्लक्स कौन सा लेते हैं, जो सेकेंडरी कॉइल से पास हो रहा होता है, यहाँ पे सेकेंडरी किसको मानेंगे, फर्स्ट वाली कॉइल को, तो इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, और उसको आप I2 से डिवाइड कर दो, मतलब φ1 कैलकुलेट करो, उसको I1 से डिवाइड कर दो, इससे अपने पास क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल्स। तो ये फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। अब कैसे यूज करना है इसको, तो इसके लिए यहाँ पे हमने सेकंड वाली जो कॉइल है उसमें करंट एज्यूम कर रखा है I2। इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा सेंटर पे वो कितना होगा, तो कोई भी कॉइल हो जब आप उसमें करंट फ्लो करते हो तो उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r, r मतलब रेडियस ऑफ द कॉइल। यहाँ पे सेकंड वाली जो सोलेनोइड है, सॉरी सेकंड वाली जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है, इसलिए मैं इस मैग्नेटिक फील्ड को लिखूंगा B2 इक्वल टू म्यू नॉट N2 I2 डिवाइडेड बाई 2R2। ये सारी चीजें हमने सेकंड वाली कॉइल के लिए लिखी है, 2 का सिंबल किसके लिए, सेकंड वाली कॉइल के लिए, तो म्यू नॉट N2 I2 अपॉन 2R2, ये इस दूसरी वाली कॉइल के सेंटर पे प्रोड्यूस होने वाला मैग्नेटिक फील्ड है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कौन सी डायरेक्शन में होगा, चेक कर लो। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या दिखा रखी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम राइट हैंड फिंगर्स को घुमाएंगे तो हम आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा जो कि आउटवर्ड डायरेक्शन में है, यानी कि ये वाली जो छोटी वाली कॉइल है इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है इस बड़ी वाली कॉइल की वजह से वो आउटवर्ड डायरेक्शन में मिल रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, मान लो कि इस छोटी वाली कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है N1, बड़ी वाली कॉइल में हमने N2 एज्यूम किए हैं, और बड़ी वाली कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है उसको हमने लिखा है म्यू नॉट N2 I2 अपॉन 2R2। अब हम ये कैलकुलेट कर रहे हैं कि इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से छोटी वाली कॉइल से कितना मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा, तो उसके लिए मैं φ1 ये सिंबल यूज करूंगा, क्योंकि छोटी वाली कॉइल से यानी कि फर्स्ट कॉइल से पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, जिसका फॉर्मूला होता है N इंटू बी डॉट ए। एन मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, तो पहले वाली जो कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स है N1, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो उसको मिल रहा है वो है B2, तो N1 B2, और छोटी वाली कॉइल से पास होने वाला फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे हैं इसलिए छोटी वाली कॉइल का एरिया आएगा यहाँ पे A1, ये लिखा जाएगा। अब ये सारी वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पे। जब भी आप ये डॉट का सिंबल हटाते हो तो आपको पता है इसकी जगह क्या आएगा,
डॉट का सिंबल हटाते हो तो ये आएगा cos थीटा। तो इसको लिखते हैं n1, b2 की वैल्यू यहां से पुट करेंगे म्यू नॉट n2 I2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2r2 इनटू क्या आएगा एरिया छोटी वाली कॉइल का पाई r1 स्क्वायर, सर्कुलर कॉइल है उसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर, तो पाई r1 स्क्वायर लिखेंगे छोटी वाली कॉइल के लिए इनटू cos थीटा। और थीटा कितना होगा तो आप खुद देखो कि ये जो छोटी वाली कॉइल है इसका एरिया वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड माना जाता है। और ये जो बड़ी वाली कॉइल है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कौन सी डायरेक्शन में आएगा, वो भी आउटवर्ड आएगा। करंट की डायरेक्शन में आपको राइट हैंड फिंगर्स को घुमाना है, थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। तो छोटी कॉइल का जो एरिया वेक्टर है वो भी आउटवर्ड है और इसको जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है वो भी आउटवर्ड है। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री। तो φ1 की वैल्यू अपने पास आ गई म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर I2 डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2r2 cos 0 तो 1 हो गया यहाँ पे। अब आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा φ1 को I2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये φ1 है इसको I2 से डिवाइड करो तो ये I2 वाली टर्म हट जाएगी और बाकी जो बचा वही अपना आंसर है म्यू नॉट n1 n2 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2r2। यही है अपना फाइनल आंसर। तो कोई भी कॉइल्स दे रखी हो, कोई भी सोलेनोइड्स आपको दे रखी हो, दोनों कॉइल्स का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो किन किन चीजों पे डिपेंड करेगा, एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगा क्योंकि अगर आप इन दोनों कॉइल्स को किसी आयरन की रोड के ऊपर लपेट देते तो उस कंडीशन में म्यू नॉट की जगह म्यू लिखना पड़ता, यानी कि उस आयरन की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करते। म्यू नॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जब तक आपने कॉइल्स के अंदर कोई मीडियम नहीं रखा है तब तक म्यू नॉट आएगा, लेकिन अगर आप कोई मीडियम रखोगे तब क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको म्यू लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे म्यू आएगा, मतलब मीडियम के ऊपर म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। n1 n2 मतलब दोनों कॉइल्स में नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर ये वैल्यू डिपेंड करेगी म्यूचुअल इंडक्टेंस की। r1 मतलब रेडियस ऑफ द फर्स्ट कॉइल, उसके ऊपर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। और r2 मतलब सेकंड कॉइल की रेडियस, मतलब उसके ऊपर भी म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करेगा। अगर आपने मीडियम रखा ना इन दोनों कॉइल्स के अंदर, जैसे एक आयरन की रोड है उसके ऊपर पहले फर्स्ट वाली कॉइल को लपेट दो, उसके बाद में इसी के ऊपर दूसरी वाली कॉइल को लपेट दो, तो फिर इनके अंदर एक मीडियम आ जाएगा। और मीडियम आने से क्या होगा, ये जो म्यू नॉट है इसकी जगह आपको म्यू लिखना पड़ेगा। तो अगर मीडियम रखते हो ना तो म्यू नॉट की जगह म्यू लिखना पड़ेगा। तो मैं उस फॉर्मूले को भी लिख देता हूँ। एक तो ये फॉर्मूला है फॉर ए मीडियम इनसाइड द कॉइल्स, तो क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस बराबर म्यू n1 n2 पाई r1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आएगा 2r2। ठीक है, ये अपना फाइनल आंसर होगा। आया समझ में। अगर मीडियम नहीं है तब तो म्यू नॉट आएगा फॉर्मूले के अंदर, और अगर मीडियम रखा हुआ है कॉइल्स के अंदर कोई भी आयरन स्टील ऐसा कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल आपने रखा हुआ है तो उस मीडियम की मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है म्यू नॉट की जगह। ठीक है।